नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल हॉरर वर्स पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और डरावनी कहानी लेकर आया हूं, जिसे सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े होने वाले हैं। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप यादव है और मैं झारखंड का रहने वाला हूँ। इस घटना को बीते हुए काफ़ी साल हो चुके हैं। दोस्तों, उस दिन मैं अपने बड़े भाई के घर रांची के रामगढ़ गांव में गया हुआ था। जब से मेरे भाई की नौकरी लगी थी तब से वह रांची में अपनी फैमिली को लेकर शिफ्ट हो गया। बाकी की सारी फैमिली हमारी झारखंड में रहती थी। कुछ महीनों पहले मेरे बड़े भाई का मेरे पास फ़ोन आया था। वो कहने लगे कि तेरे भाभी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और मैं वहाँ पर नहीं हूँ। अगर तुम्हारे पास फुर्सत है तो तुम रांची आ जाओ और अपने भाभी का इलाज एक अच्छे अस्पताल में करा देना। दरअसल मेरा बड़ा भाई डिफेंस लाइन में एसएसबी में जीडी था और उसकी पोस्टिंग कश्मीर में थी। उन दिनों कश्मीर के काफ़ी हालात बुरे थे। वहाँ पर काफ़ी दंगा फसाद हो रखा था। इसी कारण से मेरे भाई की पोस्टिंग कश्मीर में हो गई और घर पर ना आने के चलते उसने मुझे अपने घर रांची आने के लिए कहा। मेरे भैया ने मेरे भाभी की तबीयत खराब होने की खबर मुझे बताई और फ़ोन रख दिया। फ़ोन रखने के बाद मैं सीधा अपने मम्मी पापा के पास गया और उनसे कहने लगा कि भाभी की तबीयत काफ़ी ख़राब है। अगर पापा आपके पास समय है तो आप रांची चले जाइए और अपनी बहू का एक अच्छे अस्पताल में इलाज करवा दीजिएगा। मेरी बात सुनने के बाद मेरे पापा कहने लगे कि बेटा, रांची मेरे लिए नया नया है और मैं अपनी बहू को लेकर कहाँ कहाँ भटकूंगा और इतना मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। ऐसा करो, तुम ही चले जाओ अपने भैया के घर और अपनी भाभी का इलाज अच्छे अस्पताल में करवा देना। पापा रांची जाने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन हम में से किसी एक को तो भाभी के पास जाना था क्योंकि उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। क्योंकि भैया के बातों से मुझे साफ साफ महसूस हो रहा था। जिसके बाद मैं अपना सामान पैक करने लगा। अगले सुबह मैं अपने पास के रेलवे स्टेशन पर पहुंचा और वहां से रांची जाने की ट्रेन पकड़ ली। रांची रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर मैंने अपने भैया के पास फ़ोन लगाया और उनसे घर का पता पूछा। जिसके बाद मैंने वहां जाने के लिए एक टेम्पो लिया और उनके घर की तरफ बढ़ने लगा। पर जब मैं टेम्पो पकड़कर अपने भाई के घर जा रहा था तो रास्ते में टेम्पो से बाहर की तरफ मैं झांकते जा रहा था। दरअसल जिस जगह पर मेरे भाई का घर था वहाँ पर काफ़ी प्लॉट खाली थे। उन पर अभी मकान नहीं बने थे। ऐसा लग रहा था कि यह सेक्टर अभी अभी तैयार हो रहा है, क्योंकि जिस रास्ते से मैं जा रहा था वहाँ एक भी घर नज़र नहीं आ रहा था, खाली प्लॉट के सिवाय। जब मैं उस रास्ते से जा रहा था तो मैंने उस रास्ते में एक शमशान घाट भी देखा और शमशान घाट को देखकर मैं सोचने लगा कि आखिर मेरे भाई ने किस जगह पर अपना मकान बनवा लिया है, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ खामोशी है और अगल बगल में मुझे घर नज़र नहीं आ रहे हैं। शमशान घाट उसी गली के नहर के एक साइड पर था और वही नहर का रास्ता मेरे भाई के घर की तरफ जा रहा था। थोड़ी देर के बाद मैं अपने भाई के घर चला गया और घर में घुसकर मैं पहले शारदा भाभी के पास गया और उनको देखने लगा। शारदा भाभी की तबीयत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। उनका शरीर गल के आधा हो चुका था। उनकी आंखें अंदर की तरफ धंस चुकी थी। यह देखकर मैं काफ़ी सोच में पड़ गया। उसी वक्त मैंने अपनी भाभी का हाथ पकड़ा जो काफ़ी गर्म था। मेरी भाभी बुखार के मारे तप रही थी। जिसके बाद मैंने उनके बगल में रखी दवाइयाँ निकालकर उन्हें खिलाई और आराम करने के लिए छोड़ दिया। भाभी को बेड पर लिटाने के बाद मैं उनके बगल के रूम में गया। अपना सामान रखकर वहाँ लगे बिस्तर पर बैठकर आराम करने लगा। आराम करने के बाद जब मैं अपनी भाभी के पास पहुँचता हूँ तो देखता हूँ मैं मेरी भाभी बेड पर नहीं थी और वहाँ पर रखी सारी दवाइयाँ ज़मीन पर बिखरी हुई थी।
यह देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हुआ, जिसके बाद मैं उस घर के चारों तरफ घूम घूम कर अपनी भाभी को आवाज़ लगाने लगा, उन्हें ढूंढने लगा, लेकिन शारदा भाभी मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही थी। जिसके बाद मैं उसी घर से नीचे उतरा और उस गली के पीछे की साइड जाकर भाभी को देखने लगा, लेकिन मेरी भाभी कहीं नज़र नहीं आ रही थी। थोड़ी देर गली के पीछे घूमने के बाद जब मेरी भाभी मुझे दिखाई नहीं दी तो मैं नहर की तरफ बढ़ने लगा, जिस रास्ते से मैं यहाँ आया था। कुछ दूर जाने के बाद मैं देखता हूँ कि एक औरत शमशान घाट पर बैठी हुई है और दूर से मुझे उसकी केवल पीठ ही नजर आ रही थी। कुछ दूर और आगे बढ़ने के बाद वह औरत मुझे साफ साफ दिखाई देने लगी। उस औरत की अभी भी मुझे पीठ नजर आ रही थी और वह घुटनों के बल बैठी हुई थी। थोड़ी दूर और आगे बढ़ने के बाद मैं उस औरत के पास पहुंच गया और जब मैं पहुंचा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मैं देखता हूं कि यह औरत और कोई नहीं, मेरी भाभी थी। और जैसे ही मैं अपनी भाभी के पास पहुंचा तो मैं देखता हूं कि मेरी भाभी एक जल चुकी चिता के पास बैठी है और उस राख में पड़े हुए जले हुए मांस के टुकड़ों को खा रही थी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। मेरे सामने इतना भयानक और इतना घिनौना नज़ारा चल रहा था। मैं यह देखकर काफ़ी ज़्यादा डर गया और डर के मारे मेरे पसीने छूटने लगे। मैंने उन्हें ऐसा करता देख उन्हें आवाज़ देने लगा, भाभी, अरे ओ भाभी, घर चलो, यहाँ क्या कर रही हो भाभी। लेकिन वह मेरी आवाज़ नहीं सुन रही थी कि तभी मेरी तरफ भाभी ने जब देखा तो मैं उनकी शक्ल देखता ही रह गया। मेरी भाभी का मुंह बहुत डरावना था, उनके दांतों में मांस के टुकड़े झूल रहे थे और अभी भी उन मांस के टुकड़ों को मेरी भाभी खाए जा रही थी। तभी जोर जोर से हंसने लगी। भाभी ने हंसते हंसते अपनी गर्दन मेरी तरफ पागलों जैसी घुमाई। हंसते हंसते एक भयानक आवाज के साथ बोली, क्या तू मांस खाएगा? यह मांस काफी लजीज है, खा के देख, अभी गर्मा गर्म है। मैं भाभी की इस भयानक आवाज सुनकर अंदर से हिल चुका था। आखिर भाभी ऐसा क्यों कर रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और इतना कहने के बाद मेरी भाभी वहां से उठ खड़ी हुई और अपने गली की तरफ दौड़ने लगी। उन्हें दौड़ता देख मेरा सिर घूम गया। वह रोड पर पागलों की तरह उछलते हुए कूदते हुए जा रही थी। मेरी हिम्मत नहीं कर रही थी कि मैं भाभी के साथ उनके पीछे पीछे जाऊं, क्योंकि मेरी भाभी इतनी ज़्यादा डरावनी और भयानक दिख रही थी कि मेरे पसीने छूट चुके थे। लेकिन मैंने उनको अकेला नहीं छोड़ा। मैं भी उनके पीछे पीछे दौड़ता हुआ वहां चला आया जहां वो घुसी थी, यानी अपने मकान में। मैं भी सीढ़ियों से धीरे धीरे उनके पीछे गया और जाकर देखा तो मेरी भाभी बेड पर मेरी तरफ पीठ कर कर बैठी हुई थी कि तभी अचानक से उन्होंने अपनी गर्दन मेरी तरफ घुमा ली और मेरी भाभी उल्टियां करने लगी। उन उल्टियों में मांस के टुकड़े बाहर निकल रहे थे, जो देखने में काफ़ी घिनौना लग रहा था। और अचानक से मेरी भाभी बेहोश हो गई। बेहोश होता देख मैंने तुरंत अपने पापा के पास फ़ोन लगाया और सारी बातें मम्मी पापा से कह डाली। मुझे भाभी को किसी तांत्रिक को दिखाने के लिए कहा। मैंने पापा से कहा कि पापा, इतने बड़े शहर में आखिर मैं किसी तांत्रिक को कैसे ढूंढ पाऊंगा। मैं तो यहाँ भटकता रह जाऊंगा और ना ही मुझे यहाँ के लोगों से जान पहचान है। जिसके बाद मैंने पापा को अपने घर से किसी तांत्रिक को लेकर यहाँ आने के लिए कहा। किसी तरह रात बिताने के बाद सुबह मेरे पापा आए और उनके साथ एक तांत्रिक भी आया। जिसके बाद उस तांत्रिक ने मेरी भाभी के शरीर पर झाड़ फूंक किया और उस दुष्ट आत्मा को मेरे भाभी के शरीर से अलग किया। मेरे भाभी के शरीर पर झाड़ फूंक करने के बाद वह तांत्रिक घर में घूम घूम कर अपने हाथ में जल लेकर उसमें मंत्र पढ़कर चारों तरफ घर में छींटने लगा।
घर में चारों तरफ जल छिड़कने के बाद उस तांत्रिक ने मेरे भाभी के गले में एक लॉकेट डाल दिया। लॉकेट पहनाने के बाद तांत्रिक ने कहा कि इस लॉकेट को कुछ दिनों तक पहने रहना, जिससे वह दुष्ट आत्मा तुम्हारे शरीर में नहीं घुस पाएगी। घर से जाने से पहले वह तांत्रिक हमारे घर से नीचे उतरा और घर के चारों तरफ उसने भभूत का एक घेरा बना दिया और उस भभूत के घेरे पर चढ़कर उसने मंत्र फूंके, जिसके बाद मेरे पापा और तांत्रिक अपने घर लौट गए। 2-3 दिन तक मैं रांची में ही अपने भैया के घर पर रहा। 2-4 दिन तक मैं अपने भाभी के घर पर ही रुका जब तक भैया ना आ गए, और इतने दिनों में मेरी भाभी भी ठीक हो चुकी थी। जिसके बाद मैंने अपने भैया से सारी बात बताई। मेरी बातों को सुनने के बाद भैया ने उस मकान को खाली कर दिया और दूसरी जगह रहने के लिए चले गए। तो दोस्तों, आज की कहानी बस यहीं तक थी। आशा करता हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।